हेलो एवरीवन। आज हम जो आपके लिए लेकर आए हैं वो है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस जो कि 12th क्लास के फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट से लिए गए हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा फर्स्ट पार्ट एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस यूनिट। ओके, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमें पहला क्वेश्चन क्या मिला है। अच्छे से हम इसको रीड करेंगे। दो बातें मैं एक बार स्टार्टिंग में बता दूं कि एक तो हमने क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है और एकदम अपने कॉन्सेप्ट को सही से इसमें अप्लाई करना है और मैं साथ ही साथ इसमें डिस्कस भी करते चलेंगे जिससे कि कोई दिक्कत ना आ सके। ठीक है, और इसके दाएं बाएं जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम सोल्व कर पाएँ। ओके, तो वी विल स्टार्ट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चंस, concept of line of force in the study of electric field was introduced by। ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी वो किसने इंट्रोड्यूस की थी। सही आंसर है फैराडे। तो आप ध्यान से इसको क्लिक करेंगे। फैराडे आपका क्या है, राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, two charge Q1 and Q2 are kept at a certain distance। कहाँ पे रखा हुआ है, certain distance in air। ओके, कहाँ रखा हुआ है, एयर में रखे हुए हैं। टू चार्ज हमने रखे हुए हैं किसमें, एयर में रखे हुए हैं। इफ मेटल प्लेट इज प्लेस बिटवीन दैम, ये कह रहा है कि अगर हम उनके बीच में एक मेटल प्लेट को इंट्रोड्यूस करा दें, हम उसमें रख दें, देन फोर्स, तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए हमें सबको ये पता है कि जो फोर्स होता है, देखो फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले हम फॉर्मूले को देखते हैं। कूलम्ब फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q2 अपॉन में R² होता है। मीन्स हमारे पास में कांस्टेंट है और जो यहाँ पे परमिटिविटी लगी हुई है एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर ये बढ़ जाती है, ठीक है, अगर हमारी परमिटिविटी की वैल्यू बढ़ जाती है तो सीधा सीधा इसका असर फोर्स पे पड़ता है। ठीक है, अगर बढ़ जाएगी तो फोर्स हमारा क्या होगा, रिड्यूस। ठीक है, फोर्स हमारा क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो जब एयर में दो चार्ज पार्टिकल रखे होते हैं तब उसमें जो ये फ्री स्पेस की ही हमारे पास परमिटिविटी है और ये सबसे लो वैल्यू पर होती है उस समय, यानी कि हमारा जो फोर्स होता है मैक्सिमम वैल्यू पे होता है। अगर हम एयर में फोर्स को काउंट करते हैं तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है फोर्स की। अगर हम उसमें के बीच में एक क्या रख दें, कोई मेटल प्लेट रखते हैं, तो जिससे उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं वो जो, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मेटल प्लेट रखते हैं उसमें हमारी जो एप्सिलॉन नोट की वैल्यू है, मतलब मेटल रख दिया, अपने मेटल रख दिया, उसके कारण से जो एप्सिलॉन नोट है उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। तो दैट्स वाई तो फोर्स हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, सिर्फ एयर में हमारा मैक्सिमम फोर्स होता है, बाकी इसके अलावा जो भी हम मीडियम लेंगे उनमें सब में फोर्स डिक्रीज होगा। ये हमें बात ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको सॉल्व भी करेंगे। ओके, इसमें हमें क्या मिला है, क्या पूछता है, 8 इक्वली चार्ज ड्रॉप आर कंबाइंड टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप if the potential on each drop is 10 volt then the potential of big drop will be। तो कहता है कि हमारे पास 8 इक्वली जो 8 छोटी छोटी टीनी ड्रॉप्स हैं उनको हमने कंबाइन कर दिया और कंबाइन करने के बाद जो बिग ड्रॉप हमें मिलेगी उसका पोटेंशियल क्या होगा, जबकि हमारा जो पोटेंशियल है टीनी ड्रॉप का वो 10 वोल्ट है।
देखिए सबसे पहले तो कंबाइन करने के लिए इसको पहले कंबाइन करते हैं और यहाँ पे हम रेडियस को फाइंड आउट करेंगे। रेडियस फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो आपके पास एक फॉर्मूला है, ठीक है, वॉल्यूम का, क्योंकि यहाँ पे हम वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इन दोनों में रिलेशन बनाएंगे। मान लीजिए हमारी ये टीनी ड्रॉप है, इनको मिला के एक बड़ी ड्रॉप हमारी बनी है जिसकी रेडियस आर है, और जो स्मॉल टीनी ड्रॉप है उसकी जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। तो हमें कैलकुलेट करना है कि इन दोनों के बीच में एक रिलेशन आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास में जो वॉल्यूम है, जो एक का वॉल्यूम अगर हम सारे, क्योंकि हमें पता है कि वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है, तो जितना हमने वॉल्यूम बड़ी जो स्फीयर हमें मिलेगा उसका जो वॉल्यूम है और जो स्मॉल जो हमारे पास टीनी ड्रॉप्स हैं जो स्फीयर्स हैं उनका जो वॉल्यूम है वो सेम मिलने वाला है, 8 जो ड्रॉप हमारे पास होंगे, ठीक है। तो दोनों को हम इक्वल करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं, 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमारा फॉर्मूला है, और ये इक्वल होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो हमारे पास 8 स्फीयर हैं, तो अभी हमारे पास में दोनों वॉल्यूम इक्वल हो गए, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो हमारा 4/3 कट, और यहाँ पे पाई भी कट, ठीक है, पाई भी हमने कट कर दिया, ओके। तो हम यहाँ पे आर की वैल्यू को निकाल रहे हैं, तो आर क्यूब इक्वल टू हमें जो मिल रहा है 8r क्यूब मिल रहा है, और यहाँ पे आर क्यूब और 8 2 का क्यूब होता है, तो 2 का क्यूब हमने रख लिया इसको, और यहाँ पे ये रख लिया, तो क्यूब बोथ साइड से हम रिमूव करेंगे। जो हमें रिलेशन मिलेगा कैपिटल आर में और स्मॉल आर में, कैपिटल आर इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 स्मॉल आर, ठीक है। आर तो हमने निकाल लिया। अब हम पोटेंशियल निकालते हैं। ये सबसे पहले पोटेंशियल का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, तो पोटेंशियल मैं लिख दे रहा हूँ और आपको यह लर्न रखना है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन आर, आर मतलब यहाँ पे रेडियस से है, तो ये स्मॉल के लिए है। यहाँ पे मैं इसको कांस्टेंट भी लिख सकता हूँ क्योंकि इसकी खास इसमें क्योंकि वैल्यू रखने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है। चलिए मैं लिख लिया। अब दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखने की है भाई, आपको मिला है 10 वोल्ट इक्वल टू KQ/R, राइट। अगर मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ, बिग ड्रॉप के लिए काम कर रहा हूँ, तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वही होगा सेम, KQ, क्योंकि चार्ज सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रखा हमने R, यहाँ पे कैपिटल R रखे हैं, ठीक, ओके। और मैं जो कैपिटल आर है यहाँ पे वैल्यू हमने निकाली थी, ये वैल्यू मैं इसमें पुट कर देता हूँ, ठीक है। चलिए पुट करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमें आंसर। तो जैसे मैंने इसकी वैल्यू को पुट किया KQ/2R, तो मैं इसमें जो वैल्यू पुट करूँगा वो मुझको 8 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास 8 टीनी ड्रॉप थी, ठीक है, तभी इसके इक्वल होगा। यानी कि हमारा जो बड़े बॉल के लिए, बड़े स्फीयर के लिए जो चार्ज होगा वो 8Q होगा, ठीक है। तो 8Q मेरा यहाँ पे भी आएगा, ये थोड़ा रह गया था, तो यहाँ से हमारा ये कट गया 4 टाइम, तो V इक्वल टू मिलेगा 4KQ/R। देखिए यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन है इससे हमें वैल्यू मिली हुई है, ये वैल्यू किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है, ठीक है। तो V इक्वल टू जो मिलेगा हमें 4 × 10, मतलब हमें मिला कितना, 40 वोल्ट, ठीक है। जो हमारा जो पोटेंशियल होगा वो 40 वोल्ट होगा। तब हम अपना ऑप्शन चेक करते हैं और देखते हैं कि हमारा ऑप्शन क्या ठीक है। आई होप आपको कोई समझ आ गई। यो हमारा जो पहला ऑप्शन है वही हमारा करेक्ट है, बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई क्वेश्चन नहीं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ओके। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं और ये जो मैं इससे अभी थर्ड क्वेश्चन हमने किया था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक।
इसको अच्छे से करेंगे हम। उसके बाद ऐसा, ये जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन को रीड करते हैं एक बार फिर से। ऐसा यूनिट ऑफ द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, क्या होगा इसका तो हमें सीधा ही याद रखना है। ऐसा यूनिट होती है हमारी सरफेस इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। उसकी जो ऐसा यूनिट होती है क्या होती है, वीएम होती है, वोल्ट मीटर होती है। ओके, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द नेगेटिव फ्लक्स इंडिकेट दैट द नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेसेस। ये पूछा कि इनवर्ड जाएगी आउटवर्ड जाएगी, क्या होगा उसका। तो आपको सभी को पता है कि जब भी हमारी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास होती हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव होती हैं, ठीक है। मतलब हमारे पास में क्या होता है कि कोई पॉजिटिव चार्ज होता है वो आउटवर्ड रेडिएट होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं आउटवर्ड रेडिएट होती हैं, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसमें क्या होती है, इनवर्ड होती है। तो इसने कहा कि नेगेटिव फ्लक्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनवर्ड फ्लोइंग। तो जो यहाँ पे हमारा जो आंसर करेक्ट होगा वो होगा इनवर्ड, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो अब चलते हैं फटाफट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हमने इसमें डाले हुए हैं, तो एक बार अच्छे से रीड करेंगे और उनका आंसर देने की कोशिश करेंगे। टू चार्जेस Q1 और Q2 आर केप्ट इन सर्टेन डिस्टेंस इन एयर इफ द डायलेक्ट्रिक ग्लास। इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आ गया है। इंट्रोड्यूस बिटवीन देम द फोर्स ऑफ द चार्ज। तो 100%ली यहाँ पे भी चार्ज क्या होगा, डिक्रीज होगा। आपने अभी इससे पहले डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको हमें अच्छे से याद रखना कि इसकी जो एसआई यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या होती है, वोल्ट मीटर होती है। और वोल्ट मीटर को करेक्ट करेंगे, अभी इससे पहले हमने इसको भी करेक्ट किया था, ध्यान से करते जाना है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसमें से हम ऑप्शन चेक करते हैं, देखते हैं कौन सा करेक्ट होगा। सभी ने इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स इज अट्रैक्टिव। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स रिपल्सिव होता है। रॉन्ग आंसर। ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स इज रिपल्सिव वाइल द ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव। नहीं, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स तो अट्रैक्टिव होता है, ये बात सही है, पर केवल अभी ऑप्शन और भी देखते हैं तब बताएंगे क्या होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। द इलेक्ट्रिक फोर्स आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, सही बात है। और ये ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। इससे ज़्यादा बेस्ट, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें आ गई हमारी, अट्रैक्टिव भी और रिपल्सिव भी। हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन है सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। ओके, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एम्पियर सेकंड की। इज़ अ यूनिट ऑफ। ये पूछना चाह रहा है कि जो एम्पियर सेकंड होती है वो किसकी यूनिट होती है। देखिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, Q इक्वल टू IT, ठीक। I करंट था और T टाइम था। तो I की यूनिट होगी एम्पियर और T की होगी सेकंड। देखो यहाँ पे एम्पियर और सेकंड लिखा हुआ है, तो Q इज़ द चार्ज, मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, इसके ऑप्शन इधर नहीं है, बैक साइड में होंगे। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं। विच इज़ द करेक्ट रिलेशन। तो यहाँ पे हमें करेक्ट रिलेशन निकालना है, तो चलते हैं फटाफट। चार्ज, पोटेंशियल एंड कैपेसिटी। चार्ज, पोटेंशियल एंड कैपेसिटी, ठीक है। कैपेसिटी में, पोटेंशियल में और इसमें रिलेशन। देखिए, हमने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है चार्ज कैपेसिटी में और पोटेंशियल में। Q इक्वल टू होता है CV। इसको हम चेक करेंगे एक बार, क्योंकि इस तरह पोटेंशियल कैपेसिटेंस आ गया हमारा, पोटेंशियल आ गया और हमारा चार्ज आ गया। तो इसमें देखने की कोशिश करेंगे। चार्ज निकाल लेंगे, तो चार्ज तो हमने निकाल रखा है, तो पोटेंशियल अपॉन कैपेसिटी गलत।
कैपेसिटी अगर हम निकालेंगे तो कूलाम मतलब यहाँ पे चार्ज बाई पोटेंशियल होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ये भी आपका रॉन्ग आंसर होगा। पोटेंशियल अगर हम निकालने की कोशिश करें तो चार्ज अपॉन कैपेसिटी ये हो जाएगा, क्योंकि वी निकालेंगे तो क्यू अपॉन में सी आएगा। ठीक है, मतलब चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, ये भी हमें डायरेक्ट लर्न करना है। इसका आंसर है हमारा स्केलर क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट इनसाइड अ स्फीयर यूनिफॉर्म सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज। ये ऑप्शन हमें इसमें से करेक्ट छांटना है। देखते हैं क्या ऑप्शन करेक्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड द स्फीयर यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी है। देखिए हमने एक चीज़ पढ़ रखी है कि जो सरफेस, क्योंकि जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमारा सरफेस पर होता है और इनसाइड में कुछ नहीं होता है, यानी कि इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है। ठीक है, बाकी ऑप्शन हमें चेक करने की जरूरत नहीं, इसमें हमें जीरो दिख गया। अब प्रॉपर्टी हमने याद रखी हुई है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक प्रॉपर्टी थी यहाँ पे इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी एसआई यूनिट निकालनी है, इंटेंसिटी की निकालनी है, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। चलिए हम इसका सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं, नेक्स्ट में आंसर चेक करेंगे। फोर्स अपॉन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो फोर्स अपॉन कूलाम होता है। अगर मैं यूनिट की बात करूँ, यहाँ पे न्यूटन बाई क्या हो जाएगा, कूलाम, एन अपॉन सी। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन कोई मिलता है क्या। न्यूटन पर कूलाम, हमें फर्स्ट ऑप्शन ही मिल गया और दिस इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ऐसा यूनिट निकालनी है किसकी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की। कभी कभी क्या होता है कि जब हमने सिंपल फॉर्मूले पढ़े हुए हैं उनके ऊपर जो भी हमारी ऐसा यूनिट होती हैं वो ना देखें, कुछ डिफरेंट देते हैं कि दूसरे में रिलेशन मतलब बनाना हो जाता है, बनाना पड़ता है, सीधा आंसर हमें नहीं पता होता। तो वो भी हम अभी देखेंगे, शायद वो यही क्वेश्चन आने वाला है, देखते हैं। अभी हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पढ़ी, ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। आपने अभी भी फॉर्मूला पढ़ा, क्या फॉर्मूला पढ़ा था, इसको देखो सोल्व करने की कोशिश करनी पड़ेगी, इनमें से मैच करना है, पोटेंशियल में निकालना है, वोल्ट में रिलेशन बनाना है। ठीक है, और जो हमने अभी अभी पढ़ा है फॉर्मूला, क्या पढ़ा है, ठीक, यहाँ पे न्यूटन था और अपन में कूलाम था, कूलाम है, ठीक है, पर यहाँ पे न्यूटन नहीं है। तो अभी न्यूटन नहीं है तो इसका मतलब न्यूटन है पर अपॉन में नहीं है, न्यूटन कूलाम है। ठीक है, इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है, अभी ये नहीं है। तो देखते हैं दूसरा ऑप्शन करेक्ट आता है कि नहीं आता है, क्या होगा। एक पोटेंशियल में निकालना है, तो जो पोटेंशियल हमारा होता है V इक्वल टू W/Q होता है। ओके, बिल्कुल होता है, ये हमको पता है। ठीक, और जो फोर्स होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये भी सही है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ तो V की वैल्यू W की जगह ना FS पुट कर देता हूँ और अपॉन में Q, और मेरे को क्या चाहिएगा, कि F की वैल्यू निकालनी है मुझे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की निकालनी है। तो मैं यहाँ से F की वैल्यू को निकालता हूँ, V Q बाई S मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो मैं ये इस इक्वेशन में इसको वैल्यू को पुट करता हूँ, देखते हैं हमें क्या मिलता है। V Q S और यहाँ पे Q से Q गया, Q से Q कैंसिल, ठीक है, तो V बाई S आ गया। V मतलब क्या था, वोल्ट, ठीक, और S मतलब डिस्प्लेसमेंट, और किस में मेजर करते हैं डिस्प्लेसमेंट को, मीटर में। ठीक है, तो देखो ये ऑप्शन कहीं मैच कर रहा है क्या, वोल्ट पर मीटर। तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वही हमारा करेक्ट है। वैसे हम इसको सीधा भी याद रख सकते थे, मैंने इसको सोल्व करके इसलिए दिखाया ताकि आपको कभी प्रॉब्लम ना हो
और सीधा सीधा कई बार दिमाग से स्लिप हो जाता है आंसर। तो याद, अगर हमें बाकी फॉर्मूला याद है तो हम वहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15। इफ द मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड E at various points between the surface and center of uniformly charged spherical conductor, we find that the intensity of electric field। तो अगर हम चाह रहे हैं, क्वेश्चन में पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना होता है। ठीक है, जैसा बताया गया है, अगर हम मान लें कि इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट वेरियस पॉइंट डिफरेंट सरफेस पर, सरफेस कोई हमारे पास सरफेस है, उस पॉइंट पे अलग अलग पॉइंट पे जो इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, एंड सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज, और जो हमारा सेंटर भी हमने देखना है यूनिफॉर्मली चार्ज। ठीक है, तो स्फेरिकल कंडक्टर वी फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम जो मेजर करेंगे वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट पॉइंट पे, वो कैसी मेजर होगी। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, सीधा हम आंसर दे सकते हैं, सेंटर पे पूछा है। सरफेस पे तो हमें पता है मैक्सिमम वैल्यू आती है, पर सेंटर पे क्या। ठीक है, एट जीरो एट ऑल पॉइंट, जहाँ भी हमें उसके अंदर सरफेस के अंदर हम लेंगे। ठीक है, सरफेस मतलब स्फेयर के अंदर जो भी हम लेंगे, जैसे हमारे पास ये स्फेयर है, इसमें यहाँ पे हम कहीं पे देंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, जो भी होता है वो हमारी सरफेस पर होता है। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चले उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमें। इफ अ यूनिट चार्ज इज टेकन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक, ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो क्या होती है, जिसे नाम से पता लग रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इन शॉर्टकट में हम बताएंगे कि ऐसी कोई सरफेस जहाँ पे पोटेंशियल क्या हो एवरी पॉइंट पे सेम, जो भी सरफेस हम लेंगे उस पर हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो सेम होना चाहिए। अगर हमारा पोटेंशियल सेम होता है, पहली बात तो यहाँ पे चार्ज मूव नहीं होता। ठीक है, अगर मूव होगा तो उसमें कोई वर्क नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज हायर लेवल से लोअर लेवल पे पोटेंशियल फ्लो होता है। मतलब कोई भी चार्ज फ्लो करता है, अगर इन्फिनिटी से हम किसी पॉइंट पर ला रहे हैं तो वर्क डन होता है। तो वर्क डन तभी होता है जब हमें कोई डिस्प्लेसमेंट हो। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सब सेम ही पोटेंशियल पे है, तो लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट जाने में उस पर वर्क डन क्या होगा, हमारा जीरो होता है। तो वर्क डन हमारा जीरो होता है। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, तो वर्क इज डन ऑन द चार्ज नहीं होता। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, तो वर्क डन हमारा जीरो होता है। तो देखते हैं इसमें कहीं ऑप्शन मिलता है क्या, ऑप्शन वर्क इज डन बाय द चार्ज, वर्क डन ऑन द चार्ज इज कांस्टेंट। ये भी देखो, ये भी हमारा रॉन्ग है, ये भी हमारा रॉन्ग है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम इज। एब्सोल्यूट परमिटिविटी की हमें निकालनी है यूनिट। ठीक है, तो यूनिट निकालने के हमारे पास में या तो हमें डायरेक्ट ही पता हो, अगर हमें डायरेक्ट नहीं पता है तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, तो इसकी यूनिट हम सीधा याद रखेंगे, फैरेड पर मीटर होती है। तो मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। ओके, तो हमें क्या देखना था, परमिटिविटी देखनी थी, किसके लिए, मीडियम के लिए। ओके, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या करता है, तो एन इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। जो एक हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज है वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 500 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, बहुत बढ़िया। एट अ पॉइंट इन एयर, और जो कि वो पॉइंट रखा हुआ है एयर में रखा हुआ है, वेरी गुड। इफ़ द एयर इज रिप्लेस बाय द मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2.5,
कहता है कि अगर जो हमारा एयर था वो हमने रिप्लेस कर दिया किसी मीडियम के साथ में, ये भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये हमारी इंटेंसिटी है, किसके लिए है, एयर के लिए। ठीक, बहुत अच्छे। और इतना कांस्टेंट, मतलब डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो इतनी है, मतलब के की हमें एक वैल्यू दे दी 2.5। ठीक, और यहाँ पे ई की जो वैल्यू है वो हमें दे दी 500 n/c। बहुत अच्छे। तो देन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सेम चार्ज एट द सेम पॉइंट विल बी। तो हमसे पूछ रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या होगी उसी पॉइंट पर जिस पर हम एयर में देख रहे थे। ठीक है, एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, चाहे वो फोर्स हो, चाहे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें, अगर हमें कूलाम्ब फोर्स दे रखा है कि एयर के लिए, ठीक, और हमसे मीडियम के लिए पूछ रहा है, उसमें हमें ये अपना डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है, तो हमें सीधा आपको डिवाइड करना होता है और अपना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हम किसके लिए निकालें, ई मीडियम, ई एम लिख दिया, ई बाई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे मैक्सिमम होगा, एयर में मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे हम 2.5 से डिवाइड करेंगे, मतलब के रखते हैं, तो वैल्यू हमने यहाँ पे रखा 500/2.5, पॉइंट हटाया, जीरो लगाया, और 25 टू ज़ा लगाया, तो 200 इसका आंसर आएगा। तो 200 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो स्टेटमेंट इसमें से कौन सा ट्रू है ये हमने देखना है। ठीक है, स्टेटमेंट को चेक करना है। सबसे पहला स्टेटमेंट हम देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। ये सही है, मुझे दूसरा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स भी होता है। ठीक है, याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट पेज पर, तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 20, द वर्क done by bringing unit positive charge from infinite distance to a point at distance x from positive charge q is w, तो then the potential at that point is। तो हमसे पोटेंशियल पूछा है, कितना पोटेंशियल होगा। तो अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि जो पोटेंशियल जो v होता है वो w/q होता है। ठीक, वेरी गुड। और हम उसको कहाँ से लेकर आ रहे हैं, इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं। किसको लेके आ रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, मतलब Q इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, 1 होता है, 1 कूलम्ब। ओके, तो डिस्टेंस कितनी भी रही हो हमें फॉर्मूला पता है, तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो V इक्वल टू W/1, तो मीन्स V इक्वल टू क्या मिलेगा, W। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, W, मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, यहाँ पे क्या है, तो कंसिडर द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंसिडर कर लिया जेड डायरेक्शन में। तो आपको पता है जेड डायरेक्शन किस टाइप की होती है, ये हमने जेड सपोज कर लिया एक्स वाई। तो यहाँ पे हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ऐसी है, उधर जेड डायरेक्शन में है, तो द पोटेंशियल इज अ कॉन्स्टेंट। तो किन किन के लिए कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है। अब डायरेक्शन ऐसी है तो इसके लिए भी कॉन्स्टेंट रहेगा। इसके लिए क्या होगा, ये परपेंडिकुलर हो गया, उसके लिए भी परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो जो जो परपेंडिकुलर बनेगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 0 मीन्स ये भी हमारा करेक्ट है। फॉर एनी एक्स, हाँ बिल्कुल ये भी, तो यहाँ पे 0 आता है, वैसे परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो एक्स वाई में भी होता है। तो मतलब कुल मिला के क्या कि हमारा जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन इज करेक्ट है। ऑल ऑफ दिस, सभी के लिए यहाँ पे कांस्टेंट होगा। ठीक है, चाहे वो एक्स वाई प्लेन हो, यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं हो रहा, तो क्योंकि कहीं से कोई चेंज नहीं होगा, तो कोई चेंज नहीं होगा तो वहाँ पे भी यहाँ पे कांस्टेंट बना रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसमें से कोई स्टेटमेंट चेक करते हैं कौन सा करेक्ट है। चलिए देखते हैं कौन सा करेक्ट है। इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में बात हमने कर लिया, और देखते हैं आर क्लोजर इन रीजन इन लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सही है। ठीक है, लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोजर होंगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड
क्या होता है, लार्ज होता है। कंपेयर टू रीजन ऑफ लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ पे लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहाँ पे जो नंबर ऑफ लाइन होती हैं उनके बीच का जो गैप होता है वो दूर दूर होता है। ठीक है, मैक्सिमम गैप, मतलब ये कह लें कि जहाँ पे लाइनें ज़्यादा नज़दीक होती हैं वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होता है, और जहाँ पे लाइन के बीच का जो गैप है वो ज़्यादा होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है। ये भी सही हो सकता है। विल बी मोर क्राउडेड नियर द शार्प एज ऑफ अ कंडक्टर, जो क्राउड होता है यहाँ पे नियर द शार्प एज कोई कंडक्टर हमारे पास में है और वहाँ पे जहाँ हमारा कंडक्टर है उसके जो किनारे होते हैं उस पर सबसे ज़्यादा क्राउड होता है इनका। अगर उनके यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राउड होगा तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फोर्स भी ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा होगा। सही है ना? ठीक है, उसके बाद विल ऑलवेज बी इक्वली स्पेस, जहाँ पे क्या है, इसने बोला कि इक्वली वी विल ऑलवेज बी इक्वली स्पेस। ऐसा तो नहीं होता कि वो सभी एवरी टाइम वो इक्वली स्पेस में होंगे, नहीं। तो हमारा जो ऑप्शन है दोनों करेक्ट हैं, ए बी और बी भी, और यहाँ पे दे रखा है इन्होंने बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 23, a test charge is moved from lower potential point to higher potential point. Potential energy of the test charge will, ये बात हमने देखी है कि जो भी चार्ज होता है वैसे तो वो हमारा जहाँ पे ज़्यादा पोटेंशियल होता है वहाँ से लोअर पोटेंशियल की ओर जा रहा होता है, पर यहाँ पे उल्टा दे दिया कि लोअर से हायर की ओर जा रहा है। अगर कोई चीज़ अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होगी तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा या जो भी हम यहाँ पे कर रहे हो तो अपोजिट डायरेक्शन है, तो अपोजिट डायरेक्शन तो यहाँ पे हम देखते हैं एक बार ऑप्शन भी, तो ऑप्शन देखते हैं रिमेन सेम। नहीं नहीं नहीं, सेम तो नहीं होगा। ठीक है, सेम तो नहीं होगा, इंक्रीज भी नहीं होगा, क्योंकि हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। वहाँ पे पहले से ऑलरेडी फील्ड की जो डायरेक्शन है और हमारे जो मोमेंट की जो डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो वहाँ पे और बिकम जीरो, जीरो तो नहीं हो सकता, जीरो भी नहीं हो सकता, और यहाँ पे होगा डिक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो नहीं होगा और यहाँ पे डिक्रीज होगा। डिक्रीज इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, कहता है कि हमारे पास में एक डायपोल मोमेंट है, एक डायपोल है जिसका मोमेंट p है, इस प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ओके, तो द टॉर्क ऑन डायपोल इज, सही बात है, p क्रॉस e होता है, सही। और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज p डॉट ई। p डॉट ई तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, मतलब ये भी हमारा रॉन्ग है। और थर्ड, रिजल्टेंट फोर्स ऑन डायपोल इज 0, ये सही है, क्योंकि हमारे पास में दो चार्ज होते हैं और जो कि सेम होते हैं, पर उनकी जो डायरेक्शन होती है एक दूसरे के, मतलब वहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, दोनों सेम वैल्यू के होते हैं, मैग्नीट्यूड उनका सेम होता है। ठीक, अगर उनको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो मतलब ये ऑप्शन भी ठीक है। ठीक, तो उसके बाद हमें इसमें से करेक्ट ऑप्शन देखना है। तो हमारा कौन सा गलत हुआ? सेकंड गलत हुआ, फर्स्ट और थर्ड ठीक है, तो सेकंड थर्ड इज करेक्ट, ये भी ऑप्शन गलत है। फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट एंड थर्ड सेकंड इज रॉन्ग, तो हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट। 25 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इसमें कहता है इफ़ अ कंडक्टर हैज़ पोटेंशियल V नॉट इक्वल टू 0, जो हमारा पोटेंशियल है किसी कंडक्टर का वो V
नॉट इक्वल टू जीरो है एंड देयर आर नो चार्ज एनीवेयर एल्स आउटसाइड, ठीक है, उसके बाहर भी कोई चार्ज नहीं है, ठीक ठीक है। क्वेश्चन समझ आया? ये कहता है कि हमारे पास एक कंडक्टर है जिसका पोटेंशियल नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब वो जीरो नहीं है, पोटेंशियल कुछ है, ठीक है। देयर आर नो चार्ज एनीवेयर एल्स आउटसाइड, ना बाहर है और कहीं पे कोई चार्ज नहीं है। ऐसा क्या संभव हो सकता है? देखते हैं कहाँ कैसे होता है। मतलब बाहर जो हमारे कंडक्टर के बाहर क्या होगा, चार्ज जीरो होगा, ठीक है, वो देखते हैं। द मस्ट बी चार्जेस ऑन द सरफेस और इनसाइड, ये ई रह गया यहाँ पे, इटसेल्फ, गलत ऑप्शन है। इनसाइड तो होता ही नहीं चार्ज, तो इसलिए गलत हो गया। देयर कांट बी एनी चार्ज इन बॉडी ऑफ अ कंडक्टर। अरे भाई चार्ज क्यों नहीं होता? उसने नॉट इक्वल टू जीरो का पोटेंशियल है तो चार्ज तो होगा ही, गलत हो गया ऑप्शन, ठीक है। तो देयर मस्ट बी चार्ज ओनली ऑन द सरफेस, ये ठीक है। हमें सबको पता है जो हमारा चार्ज होता है वो कहाँ होता है, सरफेस पे होता है। तो बोथ ए एंड बी करेक्ट, नॉट, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर अ परफेक्ट कंडक्टर। जो हमारे पास परफेक्ट कंडक्टर है उसके लिए जो नीचे स्टेटमेंट दिए गए हैं वो उनमें से कौन सा रॉन्ग है? तो मतलब बाकी सही है और एक इसमें यहाँ पे रॉन्ग है। द सरफेस ऑफ कंडक्टर, द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंट सरफेस, ये थोड़ी होता है। किसी भी कंडक्टर की जो सरफेस है वो इक्विपोटेंशियल होगी, ऐसा संभव नहीं है। बिना उसके पास चार्ज होगा वो इक्विपोटेंट सरफेस होगी, ये हो सकता है, पर हमारे पास में जो इक्विपोटेंट सरफेस कह दिया उसने कि सरफेस ऑफ कंडक्टर इज नहीं हो सकता, ठीक, ये नहीं हो सकता ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, ऑप्शन नंबर बी, द इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द सरफेस of a conductor is perpendicular to the surface. Electric field just outside of the surface of a conductor is perpendicular to the surface, ये भी हमारा रॉन्ग है। The charge carried by the conductor is always uniform distributed, चार्ज हमने अभी देखा था कि डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता यूनिफॉर्मली, ऑलवेज तो नहीं होता, हो जाता है। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर अ मेटल इज, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर अ मेटल, तो मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? जीरो होता है, इन्फिनिटी होता है, 1 होता है, 10 होता है, क्या होता है? जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है मेटल के लिए वो होता है हमारा बी ऑप्शन, इनफाइनाइट, ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। when air is replaced by the dielectric medium of a constant K, the maximum force of attraction between two charge separate by a distance। देखिए हमने बहुत क्वेश्चन इसके इस टाइप के कर लिए हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो हमारा के है, ठीक है, एयर को रिप्लेस करता है किसी कांस्टेंट के साथ में। तो जब भी हम किसी भी मीडियम में चेंज करते हैं, बस वो एयर से मीडियम में जाना चाहिए, हमेशा डिक्रीज होता है। कितना डिक्रीज होगा? के टाइम डिक्रीज होगा, ठीक है, के टाइम डिक्रीज होगा, ठीक है। एक ही ऑप्शन है इसमें, सी ऑप्शन, बाकी इसमें कोई भी ऑप्शन इसमें है नहीं, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है।
आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। और इसकी जो PDF है वीडियो के लिंक में अटैच कर देंगे और इसको आप डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अच्छी अच्छी वीडियो हम लेकर आ सकें आप लोगों के लिए। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।